सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। अभी इससे पहले जो हमारा एन का 6th क्लास का वीडियो था, आई थिंक वो आप सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप देख लीजिए एंड आप वो देख लेंगे सो कुछ बेसिक टर्म है जो आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं बेसिक से ही लेके चलूँगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बीच में आज पेज भी ऐड कर दिए हैं जिसमें मुझे कुछ अगर समझाना होगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता चलूँगा, ठीक है। सो एज यू नो कि हम आज क्लास 6 की एन करने जा रहे हैं। क्लास 7 की करने जा रहे हैं। क्लास 6 की ऑलरेडी हो चुकी है एंड इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो 8th की एन होगी, जिसमें हम जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा सा साइंटिफिक होता है, थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम जियोग्राफी को थोड़ा सा डिटेल में और टाइम से पढ़ेंगे, जिसमें हम एन को प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे एक मिनट, इशू आ रहा है लिखने में। ठीक है, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी PDFs हैं वो वहीं पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो आपकी क्लास के 7th की जो NCERT है जियोग्राफी का, उसका पहला चैप्टर है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण को हम सब लोग बहुत डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है, कि परि प्लस आवरण। मैं थोड़ा सा इंग्लिश वालों का भी ध्यान रखूँगा, ठीक है। परी प्लस आवरण, और इसके बाद जो PPTs वगैरह आएंगी वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में हो जाएंगी, ठीक है। परी का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें, जो भी हमारे सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग, क्या हो रहा है यार, जो भी हमारा सराउंडिंग होता है। और आवरण का मतलब होता है एक कवर, ऐसी आसपास की वो चीज़ें जो हमें एक कवर देती हैं, जो हमें हमारे आसपास रहती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग पर्यावरण में डाल देते हैं। तो पर्यावरण के जो 3 घटक होते हैं, ये घटक इंपॉर्टेंट है। घटक कितने होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कितने होते हैं। सबसे पहला तो ये बनता है 3। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ये भी 2 बोले जाते हैं, लेकिन जब ये बात आती है, जब ये लिविंग और नॉन लिविंग की बात होती है, ठीक है, इस पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब पर्यावरण के वो घटक जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे पेड़, पानी, वायु, हवा, बारिश, ओले, ये सारी चीज़ें हमारी प्राकृतिक होती हैं। जल, वायु, स्थल, सजीव, ठीक है। मानव निर्मित जो होती है इनको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन मेड। HRM लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमन मेड, ठीक है। ये आर्टिफिशियल भी होती हैं, ये हमारी नेचुरल होती हैं, ठीक। ये बताने की आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मानव निर्मित क्या होता है, जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल, सड़कें वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, इसलिए इनको हम लोग ह्यूमन मेड में डाल देते हैं। मानव खुद में भी एक पर्यावरण का ही घटक है, ठीक है। आने वाले क्लास में आप देखोगे कि मानव को रिसोर्स की भी संज्ञा दी गई है, जिसमें हम लोग ये भी कहा है कि मानव एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब एक खुद में संसाधन है, कि मानव ने मान लो कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, तो अब वो कंप्यूटर से काम कर सकता है, ज़ेरोक्स का काम कर सकता है और उससे पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति, परिवार और समुदाय, धर्म, ये सारी चीज़ें इंसानों ने खुद बनाई हैं। तो मानव भी अपने आप में एक पर्यावरण का घटक हो गया, ठीक है। ये, और अब यहाँ पे आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात आती है, कि लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। आई शो मतलब मैं जानता हूँ कि ये तो पता ही होगा। लिविंग वो चीज़ें होती हैं जो सजीव होती हैं, जो जिनमें जीवन होता है, और अजैविक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो जैविक को बोलते हैं बायोटिक। मैं इंग्लिश वालों का ध्यान रखूँगा, इसको बोलते हैं बायोटिक, और इसको बोलते हैं अबायोटिक, ए, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ बायो, ठीक है। तो इसको ए बायोटिक बोलते हैं। इसकी जो एनोनेट वाली PDF हो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो इतना आई श्योर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी जैसे इसमें कहा जाता है सजीव क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, ये सजीव है ना। ये पत्थर है, ये निर्जीव है। तो हमारा जो पूरा पर्यावरण है इसमें 2 तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, एक सजीव और दूसरा निर्जीव, जिसको बोलते हैं अजैविक, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा NCERT का दूसरा चैप्टर है जिसमें बात करी जाती है हमारी पृथ्वी के अंदर। इन सिंपल वर्ड, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, या मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूँ, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। लिख नहीं रहा यार ढंग से, क्या हो रहा है यार।
तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी का काम कैसे करता है, जैसे आपको मैं यहीं पे फिगर में दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये इतना पार्ट, ये होता है क्रस्ट। ये इतना जो पार्ट है ये हमारा बोला जाता है क्रस्ट। ये देखो, ये जो मैंने रेड किया है, ठीक है, ये बोला जाता है क्रस्ट। इसके जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे तक का, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है हमारा मेंटल। और इसके बाद जो सेंटर के नीचे तक का पार्ट होता है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ऑरेंज से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये हमारा क्रोड होता है, इसको कोर बोलते हैं। ठीक, बस अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्रस्ट का। ये जो क्रस्ट होती है, इसकी जो मोटाई होती है यहाँ पे दी गई है 5 से 35 किलोमीटर तक होती है। 5 से 35 किलोमीटर तक ये इतना पार्ट होता है। इसको मैं अगर थोड़ा जूम करके देखूँ तो अभी आपको दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है, ये पेज है, इस पर मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या होता है, इस पर काम कैसे चलता है। देखो, ये हमारा, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ये फिगर आपको काम आएगा। ठीक है, ये क्रस्ट होती है, मैं क्रस्ट को थोड़ा सा डेप्थ में भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी इतनी क्रस्ट होती है, ये उसके नीचे इतना भाग लगभग मेंटल का होता है। मैं इनको बीच बीच में तोड़ रहा हूँ, क्यों तोड़ रहा हूँ मैं बताता हूँ। और इसके बाद ये हमारी नीचे क्रोड होती है। ठीक, अब मैंने, होती तो 3 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ तक ये है क्रस्ट, ये इतनी क्रस्ट है। ठीक है, ये इसके नीचे वाला पार्ट मेंटल है, मेंटल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और इसके नीचे ये है हमारी कोर। फिगर अच्छे से बनना, लिख नहीं रहा है सही से। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, अब मैंने इसको 6 पार्ट में तोड़ा है, इसलिए तोड़ा है क्योंकि इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। हालांकि इसकी हिंदी मत पूछना, क्योंकि क्रश, मेंटल, कोर, ये जो हिंदी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि कुछ इंग्लिश में भी दिक्कत हो जाती है लोगों को, इसलिए मैंने हिंदी वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ इसमें इंग्लिश थोड़ी आसान पड़ती है, इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, क्रस्ट, इसको भूपरपट्टी बोलते हैं, ये हमारा मेंटल होता है और ये हमारी क्रोड होती है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट की होती है, एक होती है ऊपरी क्रस्ट, एक होती है निचली। तो ऊपरी वाले को हम लोग अपर बोल देते हैं। अब इतना तो इंग्लिश आ ही जाती है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये अपर हो जाती है और ये लोअर हो जाती है, ये अपर हो जाती है और ये लोअर हो जाती है, ये भी अपर हो जाती है और लोअर हो जाती है। ठीक है, अब अपर वाली क्या होती है, इसकी बात इन्होंने करी है कि ये यहाँ से यहाँ तक की 3 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक, मेंटल यहाँ से यहाँ तक होती है। अभी मैं बता देता हूँ कि ये कैसी होती है। मेंटल यहाँ से यहाँ तक 29 किलोमीटर तक होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक, और उसके बाद ये वाली जो होती है, ये आपकी 29 के बाद कितना आएगा, लगभग यहाँ तक, ये देखिए, ये दिया है 3500 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये हमारी 2900 किलोमीटर तक, और ये वाली हमारी 5 से 35 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये वाली हमारी 3500 किलोमीटर तक होती है। ये टर्म ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और दूसरा टर्म हमें ये याद रखना है कि जब, जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, ठीक है, घनत्व बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, घनत्व, तो या हम बोलते हैं इसको डेंसिटी। डेंसिटी, तो जब ऊपर से आप नीचे आते हो तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। क्या होता है, ऊपर से नीचे से जब आप आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, यहाँ से आप शुरू करोगे, यहाँ तक आओगे तो डेंसिटी बढ़ती है। सबसे नीचे डेंसिटी जो होती है, मैं डी लिख के शो कर रहा हूँ, डी लगभग 13.6 होती है लगभग। ठीक है, क्योंकि इसका कोई बहुत क्लियर कट, और इसको भी बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो यूनिट होता है। ठीक है, उतना हमें बस याद रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। मैं हाइलाइटर लेके समझा देता हूँ, कलर जो है हाइलाइटर से फिल कर देंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जितना पार्ट है, इसमें हाइलाइटर भी यूँ चलता है। ठीक है, अब ये इतना पार्ट है, यहाँ से लेकर के ये इतना, ये सब। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा मेंटल होता है। मैंने इसे रेड क्यों किया, क्योंकि इसमें भरा होता है लावा। ठीक है, अच्छा, लावा का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर धरती के नीचे है कोई चीज़ तो उसे हम लावा बोलेंगे,
सॉरी धरती के नीचे है तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे, और धरती के ऊपर होता है तो हम उसे लावा बोलते हैं। तो ये पार्ट हमारा बोला जाता है मेंटल का, तो ये इसके अंदर भरा है ये सब लावा। ठीक, इन सिंपल वर्ड ये है मैग्मा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्मा, यहाँ पे मैग्मा भरा है। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा ह्यूमस। ह्यूमस सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे होता है ह्यूमस, इस क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट ये होता है ह्यूमस से भरा हुआ। ह्यूमस मतलब हरी घास होती है, पत्थर, मिट्टी, तो ये ह्यूमस वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके नीचे ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। ब्राउनिश क्यों? क्योंकि मतलब उसमें आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है पत्थर मिल जाएंगे छोटे छोटे, मिट्टी मिल जाएगी, जल मिल जाएगा। जितना भी हमारा नदियों का जल होता है वो यहीं जो लोअर वाली क्रस्ट होती है उसमें भरा होता है। ठीक, ये ठीक। और सबसे नीचे हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोड। क्रोड को हम लोग थोड़ा सा येलो दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि क्रोड में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मैं भी जो एक्चुअल फिगर है वो भी आपको दिखा दूंगा। ये फिगर मैंने बना दिया है क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ये फिगर बना होगा। ठीक है, तो इस फिगर से भी रिवीजन आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो डिटेल में था नहीं। तो अब ये जो क्रोड है, क्रोड में क्या होता है, इसमें देखो सबसे अच्छा सियाल सीमा निफे भी समझ लो। सियाल सीमा निफे क्या होता है? ठीक, तो क्रस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हैं हम लोग, ये हम सब लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रस्ट पे। मेंटल में क्या होता है, लावा। ठीक है, यहाँ पे भरा होता है मैग्मा, मैग्मा। ठीक, और मैग्मा कैसा होता है, मैग्मा होता है लिक्विड, लिक्विड। ठीक, द्रव, द्रव। ठीक, अच्छा क्रस्ट कैसी होती है, कठोर। ये हमारी कठोर होती है, कठोर मतलब हार्ड। ठीक है, हार्ड। ये कैसा होता है, ये होता है द्रव, द्रव ये मैंने लिख दिया। ठीक है, लिक्विड। ठीक, और ये कैसा होता है, ये फिर से अब यहाँ पर भी एक वो चीज़ होती है क्या, कि ये लिक्विड है, यहाँ तक ये लिक्विड होता है और उसके बाद ये सॉलिड होता है। ठीक, अच्छा क्या होता है, जितनी भी धातुएं होती हैं, अब धातुओं के हिसाब से हम इसको बांट लेते हैं। देखो सियाल सीमा निफे का मतलब क्या होता है, क्रस्ट में सियाल मिलता है आपको। ठीक, सियाल ऐसे लिखूंगा मैं, और मेंटल में सीमा होती है, और नीचे साइड यहाँ पे होती है क्रोड में पाया जाता है निफे। ठीक, अब पूछो क्या होता है, सियाल मतलब सिलिकॉन। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलिकॉन। बताओ सिलिकॉन वैली कहाँ है? ठीक है, सिलिकॉन। एल से होता है हमारा एल्यूमिनियम। अब जानते हो कि मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि ये हिंदी में अगर मैं लिखता तो बता मैं तब भी देता, लेकिन इसमें जल्दी याद होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, हिंदी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम, तो एस आई का मतलब यहाँ पर भी है सिलिकॉन, और एम ए का मतलब यहाँ पर भी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये मेटल्स हैं बेटा इसमें जो पाई जाती हैं, जैसे मेंटल में सीमा पाई जाती है, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, ठीक, ये होता है मैग्नीशियम। ठीक, निफे में ये नी से मतलब होता है निकल, इसको बोलते हैं निकल, सिकेली। ठीक है, और फेरस, फेरस होता है एफी, इसको एफी को बोलते हैं फेरस। फेरस ही होता है हमारा जिसको बोलते हैं लोहा। ठीक है, यही होता है हमारा लोहा। ठीक है, हिंदी में है सारा कुछ, मैंने बना दिया फिगर में। ठीक, सियाल सीमा निफे भी समझ गए, तो सियाल सीमा निफे कह दो या क्रस्ट मेंटल कोर कह दो। क्रस्ट मेंटल कोर में पाई जाने वाली जो मेटल्स होती हैं वो होती हैं हमारी सियाल सीमा निफे की फॉर्म में। ठीक, ये हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, यहाँ से अभी आपको समझ में आ जाएगा। महाद्वीप पर सियाल, देखो महाद्वीप पर मतलब क्रस्ट पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, सियाल, और महासागर पर सीमा। क्यों? देखो महासागर में क्या होता है, महासागर में ये पार्ट अंदर की ओर चला जाता है, तो जब ये अंदर की ओर चला जाता है तो इतने पार्ट में सीमा थी, यहाँ तक सीमा थी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मेंटल में ही है, बट यहाँ पर ये क्रस्ट पे आ जाती है, तो यहाँ पे हमें क्रस्ट पे भी सीमा देखने को मिल जाती है। इसलिए महासागर में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड के भी जो MgCl है वो भी मिलता है वहाँ पे। ठीक है, महासागरों में। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचता है, और उसके बाद क्या कहा है, और कुछ कहा नहीं है, बस इसको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लो। ये पूरा द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्रस्ट तैरती है। जैसे ये मेंटल जो होता है वो लिक्विड में होता है, लिक्विड मतलब इस तरीके से होता है, इस तरीके से लावा है ना, मैग्मा, मैग्मा के ऊपर हमारी प्लेटें तैरती हैं। तो ये है हमारा मैग्मा, मैग्मा मतलब लावा। ठीक है, और ये है हमारी प्लेट जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये इस पर तैरती रहती हैं। ठीक, यहीं से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बनता है, क्योंकि ये इधर जा रही होगी, दूसरी प्लेट इधर आ रही होगी, तो वो प्लेटें टकराएंगी, कुछ ना कुछ बनाएंगी, तो वो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है। ठीक है, क्रोड क्या होता है, क्रोड सबसे आंतरिक परत होती है। इन्होंने बात भी कर रखी है कि निफे, निफे ये मैं बता ही चुका हूँ, 3500 इसकी त्रिज्या होती है लगभग, और अत्यधिक तापमान व दबाव, इतना टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर जो मेटल्स भी होती हैं वो भी द्रवित होती है, मतलब यहाँ पे लोहा भी पिघला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि द्रव ही मतलब टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा होता है। और जो ये है आपका क्रोड, क्रोड की ही वजह से आपके जो अर्थ है इसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शैल और शैल चक्र। ठीक है, ओके, शैल और शैल चक्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये तो टॉपिक बढ़िया था, समझ में आ गया। ठीक है, फिगर के साथ समझ लिया हम लोगों ने। ये कारण है थोड़ा सा वीडियो लंबे हो जा रहा है। शैल और शैल चक्र को समझ लेते हैं। शैल क्या होता है, पहले तो मैं तुम्हें एक फिगर के जरिए समझा देता हूँ, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। शैल का मतलब होता है रॉक। रॉक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, दो चीज़ें जिसका भौतिक सूत्र हो, जिसका भौतिक विन्यास हो सही, और जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक रूप से वो निश्चित हो उसका सूत्र। ठीक, जैसे आपने हीरा देखा है ना, हीरे के कार्बन कैसे होते हैं, इस तरीके से ऐड होते हैं, इस तरीके से ऐड होते हैं खूब सारे कार्बन। ये कार्बन के आइटम्स हैं, ठीक है, ये हीरा है, तो ये इस तरीके से ऐड होते हैं, तो ये टूटते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ये अपने आप में टूट जाएं, धीरे धीरे बिखर जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? रासायनिक कंपोजिशन, जो उनका केमिकल कंपोजिशन है, मतलब रासायनिक कंपोजिशन को एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं विन्यास। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, भौतिक रूप से भी वो निश्चित होने चाहिए, और रासायनिक केमिकल कंपोजिशन भी उनका सही होना चाहिए। इसके ऐसी चीज़ों को हम रॉक बोलते हैं। रॉक को सही भाषा में बोलते हैं चट्टान। चट्टान को हम लोग शैल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं पीपीटी से पढ़ा दूंगा, पहले मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे ये हमारी, मान के चलो ये हमारी क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रस्ट है। अब देखो, यही मैं कह रहा था कि पिछला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा यहाँ पे समझ नहीं पाओगे। ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे यहाँ से मान लो मैग्मा बाहर निकला और यहाँ पे गिरा। अब वो मैग्मा धीरे 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 यहाँ पे जम गया। ठीक है, ये मैग्मा जमा है। ठीक, तो जमने के बाद वो क्या होगा, आप जानते हो, कठोर हो जाएगा। ठीक, कठोर हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, वो पत्थर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे गिरा था क्या, मैग्मा, मैग्मा था ना, सॉरी इसको मैग्मा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लावा। बाहर जो गिरता है इसे बोलते हैं लावा। ये है हमारा लावा, और नीचे भरा था ये मैग्मा। ठीक, यहाँ से ये ऊपर जाके ऐसे गिरा के। ठीक, अब ये बन गई है हमारी रॉक। कौन सी, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, नाम से समझ गए, आग्नेय मतलब होता है गर्म। ठीक है, इग्नियस। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद इस पर होती है बारिश। ठीक, बारिश हुई, ये बारिश हुई, इस पर आती है सनलाइट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरे उसमें। दूसरे उसमें किसमें, दूसरा बन जाता है, ये तुरंत टूट जाएगी टुकड़ों में, ये इस तरीके से टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक, टूटने के बाद क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, टूटने के बाद ये बन जाएगी अवसाद। क्यों? क्योंकि अब ये अवसाद है। अवसाद मतलब, अवसाद को तो मतलब डिप्रेशन में भी बोला जाता है, अवसाद मतलब डिप्रेशन भी होता है, बट ये अवसाद है कैसा, इसको बोलते हैं ये मेटामॉर्फोसिस, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री। ठीक, सेडिमेंट्री। अब ऐसा हुआ क्यों, अभी ये मैं साइकिल समझा दूंगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इनके बीच में हो रहा था अपक्षय और अपर्दन। अब कुछ लोग पूछेंगे ये अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, समझो, अपक्षय और अपर्दन भी समझ लो। अपक्षय और अपर्दन, ठीक, अपर्दन, अपक्षय अपर्दन ऐसे समझ लो, आपका एक पत्थर था। ठीक है, ये बाह्य बल होते हैं, अभी मैं बता दूंगा बाह्य बल क्या होता है, अभी अगले चैप्टर में ही है बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल होते हैं। अपक्षय अपर्दन क्या होता है, अपक्षय अपर्दन ऐसा था कि मान लो कोई चीज़ थी, कोई बड़ा सा पत्थर था, उस पर इतनी ज़्यादा सनलाइट पड़ी, धूप पड़ी, ठीक है, उस पर बारिश हुई, वो टूट गया टुकड़ों में, टुकड़ों में टूट गया, बस यही होता है अपक्षय। ठीक है, ये भौतिक रूप से टूटा तो अपक्षय। अब इसको नदियाँ बहा ले गई, और नदियाँ जो है इसको उठा के इसको काट दिया। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं से पानी अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक बहता रहे तो वहाँ पे वो चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको इसी चैप्टर से ऐड करके आगे दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, नदी है, ये बार बार इससे लड़ रही है, यहाँ पे इससे लड़ रही है बार बार। ठीक है, तो इसने इसको तोड़ दिया है, या बार बार इससे लड़ रही, तो ये इतना तोड़ डाला इसने। ठीक है, हिम्मत वगैरह अब ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये हैं तो ये आके यहाँ से ये कट जाती हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं, ये नदियाँ काटती हुई चलती हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, ये रिवर से हो जाता है, ये रिवर से होता है। ठीक है, सनलाइट से होता है, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी, बारिश से होता है जिसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ होता रहता है। तो यहाँ से बन जाएगी अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों का क्या होगा, अवसादी चट्टानें ज़मीन में नीचे जाएंगी, धीरे 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 नीचे जाएंगी ये। ठीक, नीचे जाएंगी, नीचे जाएंगी, ये फिर से रॉक बनेंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक कंडीशन ये हो जाएगी, जब ये नीचे जा रही होंगी तो ये बन जाती हैं कायांतरित। कायांतरित क्यों, क्योंकि अपनी, कायांतरित का मतलब क्या हुआ, काया को बदल लेना, मेटामॉर्फोसिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गई हैं कायांतरित। कायांतरित होने के लिए क्या चाहिए अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अपक्षय और अपर्दन चाहिए था, यहाँ पे अपक्षय और अपर्दन चाहिए था। कायांतरित होने के लिए इन्हें चाहिए होता है ताप और दाब, जिसको बोलते हैं पी एंड टी, टेम्परेचर, और इसको चाहिए होता है इरोजन। ठीक है, पी और टी ऊपर देखो लिखा है, अभी मैं समझा दूंगा यहाँ पर भी। ठीक है, पी और टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर। ये पत्थर थे,
इन पे खूब ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जैसे कोयला होता है, जैसे कहा नहीं जाता है कि कोयला भी हीरा ही है, ठीक है, कोयला भी हीरा ही है, कोल, ये है आपका कोल, कोल मतलब कोयला, और कोयला ही आपका है डायमंड, ठीक, क्यों, क्योंकि जो आपका कोल है ये है आपका अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टाने, देखो यहीं पे लिखा है, अब ये मत करना इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और डायमंड है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता था, तो जब क्या हुआ, बहुत समय तक कोयला दबा रहा दबा रहा दबा रहा, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पे ये डायमंड बन गया, ठीक, सेम चीज़ यहीं पे हो गई। तो यही अवसादी चट्टानों के साथ होता है, एक निश्चित समय तक वो बने रहते हैं, टेम्परेचर, दाब और टाइम भी चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके बाद बनती है कायांतरित चट्टानें, जिनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक। तो जो बनेंगी, अब क्या होगा, रॉक साइकिल क्या होगा, ये जो कायांतरित चट्टानें बनी है ये नीचे जाएंगी, यहाँ पर क्या भरा पड़ा है, यहाँ पर भरा पड़ा है मैग्मा, ठीक, मैग्मा है, प्लस यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब तापमान बहुत ज़्यादा है, जब ये आएंगी तो ये क्या होगा, ये पिघल जाएंगी, पिघल के लावे में ही पिघल जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर से ये लावा फट के बाहर आएगा, फिर से एक नियस रॉक बनेगी, फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है, बट इस प्रोसेस को चलने में करोड़ों साल लगते हैं। तो इसको ये मत समझना कि आज जो कोयला है उसको आप ज़मीन के अंदर भेज दोगे फिर वो कल फिर से बाहर निकल आएगा, ऐसा ही इस पर टाइम लगता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। आग्नेय चट्टानें क्या होती है आपको पता है, प्राथमिक चट्टानें भी इन्हें बोलते हैं, आग्नेय इग्नियस, ठीक है, मैग्मा और लावा ठंडे होने से बनती हैं, ठीक है, दो नाम दिए गए हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। समझ लो, अगर ये क्रस्ट है आपकी, अगर लावा क्रस्ट के ऊपर जमता है तो वो बेसाल्ट बनाएगा, ठीक, और अगर वो लावा जमीन के, कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि जमीन के अंदर ही वो जम गया और जमीन के अंदर ही जम गया तो वो ग्रेनाइट है, ठीक, इस चीज़ को यहाँ से समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसाल्ट ऊपर से, हालांकि है ये क्लास 11th की, लेकिन समझने ही से लेना, ठीक है, बेसाल्ट ऊपर जमता है और ग्रेनाइट नीचे जमती है। फिर इनके बीच में अपक्षय पर्दन होता है, अपक्षय पर्दन आपको डन है, पता है आपको क्या होता है, अपक्षय पर्दन होगा तो यहाँ पर बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स, ये रही सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ठीक। अभी आप उत्तराखंड वगैरह जो, तो वहाँ की जो आपको नदियाँ दिखाई देंगी उनमें आपको ऐसे गोल गोल पत्थर दिखाई देंगे, ये पत्थर क्या है, ये अवसादी हैं, ये कट कट के गोल हो चुके हैं, ये गोल नहीं थे कभी, इनका अपना एक शेप था, बट ये कट कट के गोल हो चुके हैं, कभी ये इतने बड़े थे और कट कट के ये गोल इतने छोटे छोटे हो गए, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। इन्होंने कहा है शैलो के टूटने, और अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म क्यों होंगे, तुम सोचो, यहाँ पे मान लो जानवर था, उस पर गर्म लावा गिरा, वो जम के मर गया ना, मर गया। अब जब इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये अवसादी चट्टानें बनेगी तो इसके अंदर तुम्हें जीवाश्म दिखेंगे, हड्डियाँ दिखेंगी, कंकाल दिखेंगे, तो जीवाश्म अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अब आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा पर्वत है जो अवसादी चट्टानी है, अवसादी पर्वत कौन सा है भारत में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा पर्वत है जो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सबसे पुराना अवसादी चट्टान का पर्वत कौन है, ठीक है तो हालांकि हिमालय के भी कुछ पार्ट अवसादी हैं, बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, टेम्परेचर और दबाव के कारण क्या होगा, अब इसी पे जब टेम्परेचर और दबाव पड़ेगा तो यहाँ पर ये कायांतरित हो जाएंगी, इनको बोलेंगे मेटामॉर्फिक जो है रॉक्स। अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये मेटामॉर्फिक हो जाएंगे, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर की वो पत्थर था, इतना कटा कि वो चूना बन गया, ठीक। संगमरमर इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से ये पिघलेंगी, फिर से ठंडी होंगी और फिर से ज़मीन के अंदर जाएंगी और फिर से ये लावा बन के बाहर आएंगे, और यही साइकिल लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये इस तरीके से साइकिल पूरा चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ से ज़्यादा यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है, डन। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है हमारा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पृथ्वी के अंदर के जो बल हैं, क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर के बल हैं वो बता देता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के अंदर के बल आपको समझाता हूँ, उसके बाद काम करते हैं। उससे पहले आप कमेंट करके बता दो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो अभी हम इस पे बात करते हैं। देखो पृथ्वी पे दो तरीके के बल लगते रहते हैं, ग्रेविटी एविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें बल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब पूछा जाएगा कि पृथ्वी की भू आकृति बनाने में कौन से दो बल कार्यरत होते हैं, तो दो बल कार्यरत होते हैं। क्या हो रहा है यार, दो बल कार्यरत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बल, सॉरी, ठीक है, ठीक है, दो बल कार्यरत होते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फोर्स। दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, एक होता है पृथ्वी के अंदर और एक होता है पृथ्वी के बाहर, ठीक। पृथ्वी के बाहर मतलब ये आपकी पृथ्वी है, अगर कोई बल पृथ्वी के ऊपर लग रहा है, मतलब किसी चीज़ से, जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ पत्थर काटती हैं,
तो इसमें जो बल है वो बाह्य बल हो गया कि नदियाँ काट रही हैं, है ना। अब मान लो नीचे से मैग्मा है, मैग्मा फटा और ज्वालामुखी फटी, तो ये कैसा बल हुआ, ये बाह्य नहीं हुआ, ये आंतरिक हुआ, आंतरिक, ठीक है। तो बल हमारे दो तरीके के हो जाते हैं, एक हमारा होता है बाह्य और एक होता है हमारा आंतरिक। इसमें हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बस उतना पढ़ेंगे जितना हमारा इस एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। बाह्य और आंतरिक, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख देता हूँ, बाह्य बल वो बल होते हैं जो एक्सट्रूसिव होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव नहीं बोलते इसको, एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल ही बोलते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सट्रूसिव नहीं होता है, वो दूसरी चीज़ होती है, अंतर्वेदी हो जाता है वो, और ये होता है इंटरनल, ठीक, इंटरनल। बाकी इंग्लिश वालों को तो शॉर्ट में इतना समझ जाता है, ठीक है। अभी जो बाह्य है और आंतरिक है, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंतरिक बल होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा, मैग्मा। जब मैग्मा होगा तो मैग्मा से क्या क्या आ सकता है, मैग्मा से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, जैसे पहला आता है भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, बाह्य बल में क्या होगा, बाह्य बल अभी मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में जब मैं अपक्षय अपर्दन बताया था, मैंने कहा था बाह्य में क्या आता है, अपक्षय, अपक्षय, ठीक है, अपर्दन, ठीक है। अपक्षय मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण है, ठीक है, सेडिमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें बाह्य बल में आती हैं। आंतरिक में क्या आता है, आंतरिक में आपका आता है दो, पहली तो एक होती है दीर्घकालिक, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक बात आती है जिसको बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक, डायस्ट्रॉफिक, स्ट्रॉफिक, डायस्ट्रॉफिक का मतलब होता है वो चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटित होती हैं, ठीक। और एक होती है सडन, जैसे अभी मैं तुमसे पूछूं हिमालय कैसे बना, तो आप क्या कहोगे, तो डायस्ट्रॉफिक दीर्घकालिक हो जाती है, ठीक है, दीर्घकालिक। और सडन वाली होती है तुरंत वाली, जैसे कह सकते हैं तुरंत, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है हिमालय कैसे बना, तो हिमालय कैसे बना भाई, डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस है वो। हिमालय ऐसा नहीं है कि आज हमने बनना शुरू हुआ कल हमें हिमालय खड़ा दिखाई देगा, नहीं, हिमालय बनने में टाइम लगा। तो ये कैसी होती है, ये टाइम टेकिंग होती है, टाइम, इनमें टाइम लगता है, वो नहीं एक मीम चला टाइम लगेगा, ठीक है। और जो सडन वाली होती है ये तुरंत होती है। तुरंत क्या होता है, तुरंत दो चीज़ें दिखती हैं आपको, क्या, वॉल्केनो, वॉल्केनो, दूसरी चीज़ दिखती है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, सॉरी अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक। ये तुरंत की चीज़ें हैं, ये ऐसा वॉल्केनो में कभी ऐसा नहीं होता है कि 5 साल से वॉल्केनो आने वाली थी और जो है अब वो कैंसिल हो गई है, वो थोड़े दिनों बाद आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्केनो का है कि जब पृथ्वी के अंदर प्रेशर बन रहा है, मैग्मा बाहर आना चाहता है और उसको जरा सी भी जगह मिल गई किसी पर्वत की चोटी से, तो वो पट से निकल आता है बाहर। तो ये वॉल्केनो वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये सडन है, तुरंत। अर्थक्वेक का भी कोई टाइम नहीं होता है कि अभी आज नहीं आएंगे कल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक भी तुरंत आता है, वो बात समझ में आई होगी। एक मिनट बस, ठीक है। सो अब यहीं पे समझ लो पीपीटी को, ये मैंने क्या कहा था, जो हमारा आंतरिक बल होता है वो दो तरीके से आपको दिखा, वॉल्केनो की फॉर्म में और भूकंप की फॉर्म में। वॉल्केनो में क्या कहा, पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा अचानक बाहर आता है, वही चीज़ है, ये कॉमन सी बात है। अच्छा, इसके इस पार्ट को क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। अब ये भूकंप थोड़ा सा समझ लो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब इन्होंने कहा है स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कंपन से, मतलब ये एक प्लेट ये थी, ये प्लेट 1 थी और ये प्लेट 2 थी। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही थी या एक दूसरे से फिसल गई, टकरा गई, लड़ गई, अलग अलग हो गई, जो कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, तो क्या हुआ कि जो स्थल मंडल, मतलब स्थल मंडल कौन सा, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है कमेंट करके बताना, मैंने 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर। तो बताना है कमेंट में क्या होता है, ठीक। और जब पढ़ाया करो तो आप जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं आप लगा दिया करो चैप्टर वाले, सो जिसको जो भी आप पढ़ोगे तो आपको जो है टाइम के अकॉर्डिंग आपको सही से चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने दो चीज़ें दे रखी हैं, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। आओ फिगर से समझ लो इस चीज़ को, फिगर से समझा करो, ठीक है। फिगर से क्या होता है, अब जैसे ये है फिगर, हालांकि वहाँ पर भी बना है, हमारे पास ये है धरती, ठीक है, ठीक। यहाँ से अगर भूकंप चलना शुरू हुआ है यहाँ से, तो ये बोला जाता है फोकस, ठीक। चलो इसी में बना देते हैं, हालांकि लिख नहीं रहा है सही से आज। तो ये जो ये पार्ट है ये बोला जाता है फोकस। फोकस मतलब, फोकस आपका क्या होता है आप खुद समझो ना, आप फोकस, लोग कहते हैं फोकस करो, फोकस करो मतलब वो पार्ट जहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ से तो भूकंप शुरू हुआ है, ठीक है, ये फोकस हो गया।
और यहाँ से भूकंप ऊपर की ओर आता है, ये सतह का पार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे तुम नहीं खड़े हो, ये पृथ्वी के अंदर की बात है, और यहाँ पे सतह की बात है, मतलब यहाँ पे तुम खड़े हो, ये हो तुम, और यहाँ पे एपिसेंटर हो सकता है, एपिसेंटर को तुम टच कर सकते हो, ठीक है। और एपिसेंटर होता कहाँ पे है, जस्ट 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है, समझ में आ गया। इंग्लिश में, हिंदी में समझ लो, फोकस को हम लोग फोकस बोलते हैं और एपिसेंटर को हम लोग बोलते हैं ये अधिकेंद्र। ठीक, फोकस को बोला जाता है उद्गम केंद्र और इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र कहाँ होता है, जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, और ये पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक, ये लिखा हुआ है अंदर। और ये कहाँ होता है, ये उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बाह्य बल और स्थलाकृति। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि बाह्य बल बाह्य बल से क्या क्या आता है, अपक्षय, ठीक, और अपर्दन, ये सब चीज़ें आपको बाह्य बल से ही दिखेंगी। अभी अपर्दन मैंने समझाया था ना, ये जो समुद्र की लहरें हैं इन्होंने काट काट के इसके डिज़ाइन बना दी है, तो इसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। अब नदी, जैसे नदी है, नदी क्या क्या चलती है, जब नदी पहले तो गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज जिसमें नहीं दिया गया, गॉर्ज भी होगा, तो नदी जब मैदानी भागों में आती है तो वो विसर्प बनाती है, नाम होता है विसर्प, सर्प, तो सर्प की तरह ऐसे चलती है, तो ये विसर्प हो गया, ठीक है। और यही जब इसका टुकड़ा कट के ये अलग हो जाता है तो ये बना देता है गोखुर झील, इसको बोलते हैं गोखुर झील, ये होता है ऑक्सबो लेक, ठीक। समझ में आ गई दोनों चीज़ें, विसर्प और गोखुर झील। अगर विसर्प नहीं है तो गोखुर झील नहीं बन सकती, ठीक है। फिर आता है जलप्रपात, बताने की ज़रूरत नहीं है, जब जो नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं तो वो जलप्रपात बना देती हैं। और डेल्टा, डेल्टा का पता है, जब नदी समुद्र में गिर रही होती है तो वो ऐसे बट जाती है इस तरीके से, ठीक है, नालियों की तरह ऐसे बट जाती है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक। पवन क्या होती है, पवन से क्या क्या बनता है, ये बनता है छत्रक का, छत्रक शैल। अब ये जो छत्रक शैल है, शैल तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक। और छत्रक शैल, छत्रक शैल मतलब क्योंकि वहाँ पे जो इरोजन होता है वो, ये पहले ऐसे था, देखो ये ऐसे था कभी, ठीक है, बट इसका जो ये पार्ट है ये कट गया, कट गया क्यों, क्योंकि हवाओं ने काट दिया इसलिए, ठीक। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा आपको पता है यहाँ पे बना है अभी, ठीक है, कल हवा चलेगी उड़ के कहीं दूर गिर जाएगा जाके। लॉयस, लॉयस का, लॉयस मतलब होता है मैदान, जो खाली बड़े से रेतीले मैदान होते हैं वो होते हैं लॉयस के मैदान, ठीक है। समुद्री लहरें क्या बनाती है, गुफा, ये जो ये देख रहे हो ये इतना एरिया, ये गुफा है, इसके अंदर आप जा सकते हो, और इसी गुफा को बहुत ज़्यादा काट देना कि आर पार दिखने लगे तो वो बन जाता है मेहराब, ठीक। ये है मेहराब, ये है गुफा, और ये रहा स्टैक। स्टैक कैसे बना, हमने इसी समुद्री लहरों ने बार बार आकर के इतना पार्ट इसका काट दिया, तो क्या होगा, स्टैक ही तो बन गया फिर ये, है ना। अच्छा, हिमनद की बात करते हैं। हिमनद क्या होता है, हिमनद मतलब ग्लेशियर, हालांकि इन्होंने ग्लेशियर का एनसीईआरटी में ग्लेशियर की बहुत ज़्यादा वो नहीं करी है, लेकिन जितना किया है हम उसको पढ़ेंगे सिर्फ। हिमोड़ का निर्माण, हिमोड़, हिमोड़ मतलब ये जो बना हुआ है इतना पार्ट, ये पूरा हिमोड़ होता है, ठीक है। यही पिघलता है ग्लेशियर धीरे धीरे, और नीचे जो है नदियाँ बनती हैं, ठीक है, बर्फ़ की नदियाँ जैसे बनती हैं, ठीक। तो ये हिमोड़, ये काम ग्लेशियर का होता है, ये समझ गए। ये बाह्य बल से बनते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिमोड़ किससे बनता है, कौन सा बल कार्यतनित होता है, ठीक है। अपक्षयपर्दन जरूर याद रखना, अपक्षयपर्दन मतलब बाह्य बल, और ज्वालामुखी और ये भूकंप वाले ये सब आंतरिक बल के कारण होते हैं, ठीक है। मैग्मा आकर के ये नहीं बनाएगा, है ना, मैग्मा आकर के कुछ और बनाता है, जैसे मैग्मा से, इन सब चीज़ों से वो और चीज़ें बनती है। क्लास 11 की एनसीईआरटी में जब हम लोग फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आता है वायुमंडल का कंपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, संगठन का मतलब होता है, संगठन होता है वैसे, संगठन का मतलब होता है इसके अंदर क्या क्या है, वायुमंडल के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें वायुमंडल के अंदर भरी पड़ी हैं, ठीक। तो वायुमंडल के अंदर क्या क्या है, जैसे ध्यान से देखो, तो मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन सी गैस है, आपने बताया था नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी गैस है, आपने बताया था ऑक्सीजन। मैंने पूछा था थर्ड नंबर पे कौन सी गैस है, उसका परसेंटाइल, ये भी पता नहीं किसी ने कमेंट किया है नहीं किया है, ये थी आर्गन, ठीक, ये रही थर्ड नंबर पे ये गैस है आर्गन, 0.93%, ठीक है, आर्गन, ठीक, 0.93%, ये रहा इसका परसेंटेज। अगर किसी ने कमेंट किया था तो उसको वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा काम किया अगर आपने बता दिया था, बट वैसे किसी ने बताया था नहीं यहाँ तक। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 4th नंबर पे आती है, नंबर इसका जरूर पूछ लेना, और तीसरा आर्गन जरूर याद रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, पहले नंबर पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और सजीवों के लिए प्राणवायु है। नाइट्रोजन इसलिए है कि पौधों के लिए आवश्यक है, खासकर दलहन के लिए, ये भी ध्यान रखना, दलहन के लिए, दलहन जो हमारी दालें होती हैं उनके लिए नाइट्रोजन ज़्यादा जरूरत है। अब हमें ज़रा बैक्टीरिया का नाम बताना, उसके नीचे कौन सा पाया जाता है, शायद राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, मैंने बता दिया फिलहाल, जिसको आता है वो कमेंट में बता सकता है।
बाकी आर्गन जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये देखो दे रखा है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ये सबको पता ही है लगभग, लेकिन देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है खतरनाक वाली गैस है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर सनलाइट आ गई, अब ये वापस नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि CO2 ने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया। अब जब CO2 ऑब्जॉर्व कर लेती है उसके बाद ये हीट पैदा करती है अंदर। कभी आपने फील किया होगा, आप गर्मी के टाइम पे कभी भी गाड़ी में बैठो, ठीक है, कार में बैठो और उसके शीशे सारे बंद कर दो और उसके अंदर सनलाइट आने दो, क्या होगा आप खुद फील कर सकते हो, आपको कैसा लगेगा। तो वो जो फीलिंग है ना वो वही है, कौन सी फीलिंग है, वो वही फीलिंग है ग्रीन हाउस वाली, ठीक। मतलब और यही हाल होगा कि अगर पेड़ जिस तरीके से कट रहे हैं और CO2 की जो परसेंटेज है अगर ये बढ़ा तो क्या होगा, धीरे 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 यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट वगैरह इनिशिएटिव लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे CO2 कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। अब आप देखते हो ना गर्मियों में टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये ऊष्मा को रोक लेती है, इसी से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, ये तो लगभग हम सबको पता ही है। फिर आती हैं वायुमंडल की परतें, इनको याद करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ उनको ऐसे याद कर लेना। देखो सबसे नीचे परत आती है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य आयन बहिर, उसको रटना है सीधे, क्षोभ समताप मध्य आयन बहिर, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। सबसे नीचे आती है क्षोभ, मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्षोभ समताप मध्य आयन बहिर, मैं इसकी इंग्लिश सामने लिख दूंगा। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपो, ठीक, ट्रोपो, इसको बोलते हैं स्टार्टो, ट्रोपो स्टार्टो, स्टार्टो, इसको बोलते हैं मेसो, और इसको बोलते हैं थर्मो, थर्मो ना, आयनो, आयनो सॉरी, आयनो, आयनो, और इसको बोलते हैं थर्मो, ठीक। ठीक, इसको हिंदी में याद करोगे तो ऐसे क्षोभ समताप मध्य आयन बहिर, क्षोभ समताप मध्य आयन बहिर, ठीक है, बहिर होता है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में याद करना है ट्रोपो स्टार्टो मेसो थर्मो आयनो, या मेसो आयनो थर्मो, सॉरी मैं भूल जा, ठीक है, मेसो आयनो थर्मो एक ही में होती हैं, इसके बाद तो ये बाहरी हो जाता है, ठीक है, थर्मो और आयनो एक ही में होती हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जो NCERT के अकॉर्डिंग बोला गया है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, वर्षा, क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि जो जेट प्लेन है वो किस किस मंडल में उड़ते हैं, और इसमें दिक्कत हो जाती है, लोग लगा के तुम क्षोभ मंडल लगा के आ जाओगे, बट क्षोभ मंडल नहीं होता है, क्यों, अभी मैं बताता हूँ। क्षोभ मंडल में क्या है, वर्षा और कोहरा जैसी चीज़ें आपको क्षोभ मंडल में देखेंगे मिलेगी। समताप मंडल में क्या होता है, जैसा आप नाम देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है समताप, तापमान समान रहता है, बट क्षोभ मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है। मैं देखो टेम्परेचर को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर गिरता है और टेम्परेचर इसमें समान रहता है। फिर इन्होंने एक चीज़ कही है, ओजोन परत मौजूद होती है। अब आपको बताना है ओजोन परत की जो हाइट है वो कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। तो जो ये है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक। ओजोन परत करती क्या है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सनलाइट जो आती है, सूर्य से जो किरणें आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती हैं जिनको रोका जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रखना, O3 होता है, ठीक है। मध्य मंडल कहाँ होता है, उल्का पिंड यहाँ जल जाते हैं। उल्का पिंड कौन से पिंड होते हैं, उल्का पिंड वो पिंड, जब याद करो मैंने 6 का जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोली पिंड है, वो क्या होते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है उल्का पिंड। बस ये पिंड होता है और जब ये पृथ्वी की ग्रेविटी में आ जाता है तो ये पृथ्वी में गिरता है आकर के, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जल जाता है, जल के खत्म हो जाता है। कहाँ पे, मध्य मंडल में, मध्य मंडल में ही खत्म हो जाता है। क्यों होता है उसका रीज़न बता दो। देखो क्षोभ मंडल में टेम्परेचर गिरता है, उसके बाद टेम्परेचर समान रहता है और उसके बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, ठीक। ये मध्य मंडल में टेम्परेचर फिर से बढ़ता है। ताप मंडल, ये जो आयन मंडल है ये गर्म ही होता है अपने आप में, लेकिन इसमें ऊपर जाते जाते टेम्परेचर पहले गिरता है, फिर समान रहता है, फिर बढ़ता है। एक मिनट, ऊपर जाने पर टेम्परेचर गिरता है, फिर समान रहता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है और फिर उठता है। हाँ, ये जो ये है ताप मंडल और ये आयन मंडल, इसमें भी टेम्परेचर हमारा थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा कम रहता है। फिर लेकिन इसकी अपेक्षा ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखना, मतलब कम होता है बट इतना कम नहीं होता है कि बिल्कुल ठंडी ही हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ताप मंडल आयन मंडल में क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं वेव्स, वेव्स पाए जा सॉरी रेडियो संचार वेव्स पाए जाते हैं, प्लस इसमें जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आयन। जैसे आप देखो बिजली जो बनती है ना, बिजली इसमें बनती है, Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, ये सब आयन इसमें टहल रहे हैं मस्त, ठीक है। जो केमिस्ट्री वाले उन्हें पता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या होता है, बट उस पर बहुत डीप में नहीं जाना है हमें, बट ये समझना है आयन होते हैं इसमें, ठीक।
आयन होते हैं, यही कारण है कि यहाँ पे रेडियो तरंगें चल पाती है। रेडियो तरंगें कितने प्रकार की होती हैं आप लोग कमेंट करके बताना। ए बी सी डी ई और एफ और जी होती हैं, ठीक है, 7 होती है लगभग। बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत होती है, इसको हम लोग सीधे स्पेस ही घोषित ना करते हैं। आप जहाँ पे जाओगे इसका मतलब है आप स्पेस में हो, ठीक। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रेलवे बता रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे, जो चाइना के, इंडिया के वगैरह वगैरह मतलब देशों के होते हैं वो। बाकी क्वेश्चन ये बनता है एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है? एरोमंडल समताप मंडल में उड़ता है, ठीक। क्यों? आदर्श है, क्योंकि टेम्परेचर समान है, ना टेम्परेचर घट रहा है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, बारिश यहीं पे होती है, ठीक है। पशु पक्षी वगैरह सब यहाँ पे उड़ते हैं, बहुत ऊपर वाले पशु पक्षी यहाँ पर भी चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी ये पहाड़ पठार वगैरह सब इसी में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप हिमालय के टॉप पर खड़े हो तो आप कौन से मंडल में रहोगे? आप तब भी रहोगे क्षोभ मंडल में ही, आप समताप मंडल में नहीं जाओगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, वो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक क्वेश्चन बनता है, वो इंग्लिश वालों को पता होगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इसको बोलते हैं साधारण पतित रेट की बोलते हैं दर, कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो कितना टेम्परेचर नीचे गिरेगा, ठीक। ये होता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब अगर आप ऊपर की ओर जाना शुरू करो, आप एक एरोप्लेन में बैठो और ऊपर की ओर जाना शुरू करो, तो आपके साथ क्या होगा? आप जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ोगे, आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ पे ठंड बढ़ने लगेगी, ठीक। समताप में नहीं, यहाँ पर, यहाँ तक इतने एरिया के बाद, ठीक है। चलो ये भी हो गया। याद करने का तरीका पता है ना? ट्रोपोस्टार्टो, मेसोथर्मो आयनो, और ये क्षोभ समताप मध्य आयन बहिर, ठीक। ओजोन समताप मंडल में, ध्यान रखनी है बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। उल्कापिंड मध्य मंडल में खत्म। आयन कहाँ पाए जाते हैं? रेडियो संचार कहाँ होता है? आयन मंडल में। बहिर्मंडल में कुछ खास नहीं होता, वर्षा कोहरा क्षोभ मंडल में। बस यही 4.5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट भी कर दिया। आ जाओ मौसम, तापमान और पवनों की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाँ, जिसने जिसने मेरा 6 वाला वीडियो देखा है उसको मौसम और जलवायु के अंतर पता होगा कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आप सुबह उठते हो, आप ये कभी नहीं कहते हो कि आज की जलवायु अच्छी है या आज की जलवायु ख़राब है, आप कहते हो मौसम अच्छा है। बल्कि जलवायु होती है किसी जगह का 30 ईयर का, 30 ईयर का जो भी डाटा है वो होता है जलवायु। कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। क्यों? क्योंकि 30 ईयर से यहाँ मानसून आ रहा है, बरस रहा है नहीं बरस रहा है वो एक अलग बात है, बट एक फिक्स टाइम पे लगभग 10 जून को केरल में आ जाता है, ठीक। तो तापमान में इन्होंने कहा है आतपन भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम। आतपन क्या होता है? आतपन मतलब होता है सूरज से पड़ने वाली रोशनी। मैं येलो कलर से दिखाता हूँ। सूरज से पड़ने वाली रोशनी, मैंने आपको 6 के ही वीडियो में बता दिया था कि सूरज से पड़ने वाली रोशनी सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा पे, उसके बाद होती है कर्क रेखा और मकर रेखा पे, ठीक। और उससे भी ज़्यादा कम होती है 60 डिग्री मतलब इस पे शीतोष्ण वाले एरिया में, और उससे भी ज़्यादा कम होता है ध्रुवों पे। ध्रुवों पे ऐसे समझ लो आतपन होता ही नहीं। अब पूछो आतपन क्या होता है? आतपन का मतलब होता है किसी भी, जैसे कोई एरिया था, देखो ये इतना एरिया था, इस पर पड़ी सनलाइट, ठीक, तो ये हो गया गर्म। अब ये एरिया छोटा होगा और इस पर सनलाइट सीधी पड़ेगी तो ये ज़्यादा गर्म होगा, सनलाइट टेढ़ी पड़ेगी तो ये गर्म उतना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा जोन है, इस जोन का नाम क्या होता है। ये टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक। मैक्सिमम इधर ही पाया जाता है, तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल वगैरह आपको यही मिलेंगे, ठीक। फिर और क्या है? तापमान। तापमान कैसे पता चलता है? आतपन से। जहाँ पे सूर्य की रेखा ज़्यादा, मतलब सूर्य की रेखाएं ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे सूर्य की रेखाएं कम पड़ेगी वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। भूमध्य रेखा पर अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है, ये बात तो आपको पता है, तापमान पता है, ठीक है। वायु दाब को नापते हैं बैरोमीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं इसको हाईलाइट तो फिलहाल है, लेकिन मैं इसको वो कर देता हूँ अंडरलाइन ब्लू कलर से, ठीक है। ये बैरोमीटर, बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको वायुदाब नापा जाता है। और इसमें भी वायुदाब को नापते किस में है? मात्रक बता दो जरा, मात्रक बता दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। आपको कमेंट में मात्रक बताना है, हालांकि बता दो, मैं फिर से दूंगा। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एटीएम, और एक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं पास्कल, ठीक। अब इतना पढ़ रहे हो तो एक चीज़ और समझ लो, आपको ये भी बता देना है हमें कि एक पास्कल में कितने एटीएम होते हैं। ये कमेंट में देना है आपको आंसर, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके,
अब आता है हवा हमेशा ऊपर लिखा हुआ है हवा हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है। अब उच्च से निम्न की ओर कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ बड़ा ही कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। इमेजिन करो कि आप एक कमरे में हो, ठीक है, आप एक कमरे में हो जहाँ पे 1000 लोग हैं, एक आप कमरे में हो जहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 पीपल हैं, और उसी से अटैच दूसरा कमरा है जहाँ पे 100 लोग हैं। या आप कभी ट्रेन का जनरल का डिब्बा समझ लो, जनरल के डिब्बे में आप एक तरफ हो जहाँ पे 1000 लोग हैं, एक तरफ है जहाँ पे आप 100 डिब्बे हैं। तो आप क्या करोगे, अगले स्टेशन पे आप 1000 से 100 की तरफ चले जाओगे ना। क्यों करोगे ऐसा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दबाव ज़्यादा था, यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं थे, आपको दबाया जा रहा था, आप दब रहे थे। बट यहाँ पर आप दबोगे नहीं, आप मस्त रहोगे, ठीक है, खुश रहोगे, तो इसीलिए आप जाओगे। इसीलिए क्या होता है, हवाएं भी ऐसी चलती है जहाँ पे उच्च दाब होगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत सॉरी दबाव बहुत होगा, जहाँ पे उन पर दबाव बनाया जाएगा, तो क्या होगा, वो वहाँ से हट जाएंगी, और जहाँ पे दबाव कम होगा वो वहाँ जाके बैठेंगी, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ठीक। ध्यान रखना, क्वेश्चन के ये स्टेटमेंट बनते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, हवाएं हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती हैं। ये दो स्टेटमेंट होंगे और वहाँ पे दिमाग घूम जाता है कि नहीं समझ में आता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए ज़रूरी होते हैं। बाकी रटने को तो मैं तुम्हें बता देता कि यहाँ से ये एच हो गया, ये एच मतलब हाई प्रेशर, यहाँ से लो प्रेशर हो गया, बस हो गया, मैं इतना बता के चला जा सकता था, ठीक है। अब देखते हैं पवनों के 3 प्रकार। पवनों के 3 प्रकार मैं तुम्हें यहाँ से समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लोगे। पवनों के 3 प्रकार होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही बताते हैं। सबसे पहले आता है स्थायी पवन। स्थायी पवनें होती है जिनको बोलते हैं स्थायी पवनें। स्थायी मतलब ट्रेड विंड जिन्हें बोलते हैं, जिसमें हमारी व्यापारिक और पछुआ आती हैं। स्थायी मतलब जो रहती ही हैं, परमानेंट रहती हैं, हर वक्त रहती हैं, 24/7 रहती हैं, ठीक। मौसमी जो मौसम पे डिपेंड होती हैं, जब मौसम आएगा तो बरसेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बरसेंगे, जैसे मानसून वाला, ठीक है, कि मानसून आया है तो हवा चलेगी मानसूनी, अदरवाइज़ वो मानसूनी हवा नहीं चलेगी। स्थानीय का क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए चलेंगे, उसके बाद हम बंद हो जाएंगे, ठीक। अब स्थायी पवनों में आती है व्यापारिक और पछुआ। अभी मैं समझाता हूँ कि व्यापारिक और पछुआ क्या होता है। देखो ये फिगर है आपका, इस फिगर को ध्यान से समझना। व्यापारिक और पछुआ अभी समझ जाओगे। मैंने कल आपको पृथ्वी बनाई थी, है ना, यह है आपकी पृथ्वी, ये मैंने बताया था, यह है कर्क, यह है मकर, बीच में है 0 डिग्री, ठीक। दो हवाएं समझ लो, यहाँ से इस तरीके से हवा चलती हैं। अब ये टेढ़ी क्यों है, ये भी आप आंसर बताना कि कैरियोलिस बल क्या होता है, ठीक है, ठीक। ये इस तरीके से हवाएं ऐसे चलती हैं, बीच में नहीं चलती हैं, बीच में 0 डिग्री पे डोलड्रम होता है, ठीक। डोलड्रम क्या होता है वो अब हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है हमारी व्यापारिक पवनें, इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, ठीक। क्यों? क्योंकि ये व्यापार में काम आती हैं। आप आती थी, मतलब एक टाइम पे था कि आपने जहाज़ लिया, आपने जो है जहाज़ पे इतना सा बड़ा सा कपड़ा लगाया, तो ये जो ट्रेड विंड्स है वो आपका जहाज़ को खिसकाया अपने आप लिए जाती हैं, ठीक। तो इन्हीं के फ्लो में हमारे जो ट्रेड वाले जहाज़ हैं वो चलते रहते हैं, ये ट्रेड होती हैं, इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, ठीक। ट्रेड मतलब व्यापार, तो ये हो गई व्यापारिक पवनें, ठीक। इसके ऊपर जो पवनें होती हैं जिनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का नाम होता है पछुआ, ध्रुवों पे नहीं, ध्रुवों पे नहीं, ठीक है, इसके ऊपर चलती है वेस्टर्लीज इस तरीके से, इनका नाम दिया जाता है पछुआ। ये ऐसे नहीं, एक सेकंड, ये ऐसे जाएंगी ऐसे, इनका नाम होता है कैसा, पछुआ। पछुआ को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक। ये हो जाएंगी हमारी पछुआ, सॉरी पधुआ लिख किया, पछुआ, ठीक है। इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, 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 क्योंकि वेस्ट में बहती हैं, ठीक। ये तो हमारी वो विंड है जो हमेशा चलती है, देखो यहाँ पे बनी हुई भी है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फिगर बना के बता दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने, ठीक। ये 60 डिग्री पे चल रहा है, मतलब 60 से ये कर्क मकर, मतलब कर्क और मकर के बीच में यह व्यापारिक चलती है। मैं लिख देता हूँ कर्क और मकर के बीच, कर्क से मकर के बीच, ठीक। बाकी जो ऊपर का पार्ट है उसमें वेस्टर्लीज चलती है, ऐसे याद रखना, ठीक है। मौसमी मानसून में, जब भी भारत में मानसून आता है तब बदलती हैं और दिशा बदलती रहती है, ठीक है, दिशा बदलती रहती है। किसी छोटे क्षेत्र में बहती हैं, जैसे ये लू है, कौन सी, ये स्थानीय पवनें है। लू है, थोड़े टाइम के लिए बहेगी, और ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी में मई जून में आप कभी उत्तर भारत में बाहर निकलो, आपको लगेगा कि किसी ने आपके बहुत कसके झापड़ मार दिया है, क्यों? क्योंकि वो लू लगती है बहुत कसके, ठीक है। तो ये जो स्थानीय पवनें है ये है लू, ठीक। ऐसी और भी होती है, जैसे हरमट्टन होती है जो चलती है सहारा डेजर्ट में, एक चिनूक होती है, लेकिन वो हमें अभी यहाँ पे याद नहीं करनी है, ठीक है, वो बहुत डेप्थ में जा रहा है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे समझ लो ऐसे और भी होती हैं, ठीक है। ठंडी भी होती हैं, ब्लैक फॉस्टर भी होती हैं, ठीक। तो लेकिन उनको हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जल और जल चक्र। देखो वाटर साइकिल हम में से सबने ही पढ़ रखी है लगभग, ठीक है, बट इसको समझना बस ये है कि इसका जो डाटा है बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो जल का बात कह रखे हैं कि पृथ्वी हमारी पृथ्वी नीला ग्रह है जिसका 71% जल है, 71% लगभग जल से भरा हुआ है, ठीक। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे 71% दिया है और 75% दिया है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है, 3/4,
3/4 का जब हम लोग परसेंट निकालते हैं तो वो लगभग 75 निकलता है ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि 4 से हम काटेंगे 25, 25 या 75, तो 75 आना चाहिए, है ना। बट एक्चुअली में अगर डाटा दिया है 71 का तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 71 है, तो ये ध्यान रखना, ठीक। और इसमें 71% में देखो, मैं यहाँ पे फिगर बना होगा यहाँ पे, ठीक। ये जो 71% है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, 1 मिनट, इसके नीचे है, पूरी बना देते हैं, यहाँ पे जगह है, ठीक है। अब ये जो 71% है, इस 71% में जो 97% है ये है हमारा सॉल्टी। सॉल्टी मतलब लवड़ी है, लवड़ी मतलब महासागर वाला, ओशियन में पाया जाता है, ओशियन मतलब महासागर में, ठीक। हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। और जो बचा हुआ आपका पार्ट है 97 समथिंग 97.3% यहाँ पर रहता है, ठीक। 97.3%। और यहाँ पर आपका 2.7% रहता है। ये सोचो 2.7% है जिसे हम लोग पीते हैं, खाते हैं, इसी से नहाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा पीने योग्य होता है, ये हमारा ग्लेशियर में पाया जाता है, ये हमारा रिवर में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो लेक्स होती हैं, मतलब झील होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें पाया जाता है, तो ये सब हमारा इसमें होता है। तो 71% इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक। 2.7% हमारा पीने योग्य है, ठीक। बाकी बर्फ़ में 2% ढका हुआ है। बर्फ़ में सबसे ज़्यादा, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा है ग्लेशियर में, हिमालय में सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक। उसमें भी ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा है, स्टार बना देते हो उस पर, ठीक है। ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा पानी है, ठीक, पीने वाला, ठीक है। तो अगर पीना हो तो ग्लेशियर में जाके पीना है, ठीक। बाकी ग्लेशियर सिर्फ हिमालय नहीं है ना, क्योंकि अंटार्कटिका है तो वहाँ पर भी तो ग्लेशियर ही है ना मेरे भाई, तो वहाँ पर जो ग्लेशियर है उसमें भी तो पानी है, पीने योग्य पानी तो है वहाँ पे। अब महासागर की गतियाँ देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पहले ये बनता है कि महासागर में गतियाँ होती क्यों हैं। पहला क्वेश्चन रेड से पढ़ाता हूँ, ठीक है। महासागर में गतियाँ होती क्यों हैं, उसके रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि प्लेट हिलती रहती हैं, पृथ्वी घूमती रहती है, पवनें चलती रहती हैं, तो सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए महासागर में गतियाँ होती हैं। पहला आता है तरंगे। तरंगे क्या होती है, तरंगे इस तरीके से, ये जो ये छपाका देख रहे हो, इस तरीके से आएंगी, गिरेंगी, फिर उठेंगी, फिर गिरेंगी, ये तरंगे चलती है। तरंगों से ही सुनामी आ जाती है। अब सुनामी कैसे आती है, जैसे पृथ्वी थी, यहाँ पे मान लो भूकंप आ गया ज़मीन में, अंदर ज़मीन में भूकंप आएगा, अब तरंगे बहुत ऊपर उठेंगी। अब जब बहुत ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, वो सुनामी की तरह गिरेंगी आके, ठीक। इसको हटा दे तो फिगर आपका गंदा ना हो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये सुनामी समझ गए। सुनामी कब आती है, सुनामी तब आती है जब पृथ्वी के समुद्र के अंदर भूकंप आता है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप से उत्पन्न विशाल तरंगे, कहाँ पे, इसमें आएगा भूकंप, ठीक, समुद्र के अंदर। अगला ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जिसको हम लोग मतलब सब लोग जानते हैं टाइड बोलते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार आना ही आना है। अब इसके पार्ट भी होते हैं, एक थोड़ा सा जिसको बोलते हैं सेमी टाइड, आधा ज्वार भाटा, ठीक है, एक होता है पूरा ज्वार भाटा। उतने ग्राफ पे हमें जाना नहीं है। अब इन्होंने साफ साफ कहा है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह है ज्वार भाटा आता है, ठीक। तो होता क्या है, पृथ्वी अपने मून जो है अपने ग्रेविटी से खींचता है, तो यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर की ओर उठता है, चंद्रमा की ओर, ठीक। और यहाँ पर आकर के वो उठता है। अरे शिट यार, ओके। तो ज्वार भाटा मैंने बताया पानी यहाँ से उठेगा उठेगा और गिर जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कब आता है, सबसे तेज ज्वार भाटा तब आता है जब पृथ्वी, मून और जो सन है आपका, ये एक सीध रेखा में हो, ठीक। वो भी दोनों एक तरफ हो, तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा वही होता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। अब अगला आता है धाराएं। धाराएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ठंडी और गर्म वाली होती हैं। अब ठंडी गर्म वाली वो हम लोग जब मैप पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग मैप पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे सारी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एनसीईआरटी चल रहे हैं। तो गर्म धारा का एक एग्जांपल ले लेते हो, जैसे गर्म धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम जिसने मैप पढ़ रखे हैं उसको पता होगा गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, कमेंट में बताना, ठीक है। और ठंडी जल धारा है जिसको बोलते हैं लैब्राडोर, लैब्राडोर, ठीक, कनाडा के पास में बहती है। गल्फ स्ट्रीम हमारी मैक्सिको के पास बहती है, ठीक है। अब ये मैप में आप ढूंढ के बताना, ठीक है। अब क्या होता है, ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा बनती नहीं है, वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा रहती हैं क्योंकि वहाँ पे इनके लिए लिविंग कंडीशन अच्छी होती है, इसलिए। तो सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं। अब कुछ गर्म जलधाराओं के नाम और कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम आपको कमेंट करना है, ठीक, कमेंट में बताना है, ठीक। और बताना जैसे चिनूक है, सॉरी चिनूक बता रहा हूँ, कैनारी की धारा है, ठीक है, बगुलहास की धारा है,
दक्षिणी धारा है, पेरू की जलधारा है, ये सारी धाराओं के नाम आप बताइएगा, ये गर्म है या ठंडी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये महासागर का पानी वाला काम खत्म होता है। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र मैंने अभी आपको नहीं बताया। जल चक्र बहुत सिंपल है। यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण को बोलते हैं इवेपोरेशन, शॉर्ट में भी लिख दूंगा, वो इंग्लिश वाला समझ जाएगा। इवेपोरेशन, ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की ही वजह से बादल बनते हैं, ठीक, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के साथ वर्षण होगा, वर्षण को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक, प्रेसिपिटेशन। तो क्या होगा? वाष्पीकरण की तरह ऊपर जाएगा, संघनन होगा, बस होगा, जाएगा ऊपर, यही बस यही साइकिल लाइफ चलती रहती है लाइफ टाइम, ठीक। चलो आते हैं अब अगले चैप्टर पे, जो है आपका विश्व सॉरी आपके जो वन है, विश्व के वन। वन को मैं पहले आपको बता देता हूँ, किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होती है, मतलब किसी भी जगह की जो जलवायु है, जलवायु वो वहाँ के जो वन होती है ना, उसको डिफाइन करती है। बस समझ गए होगे अब तुम। अब आपको बताना है, मैं देख लेता हूँ कि 6 वालों का रिवीजन कितना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुल बताया था, इतना एरिया बोला जाता है ट्रॉपिकल, मतलब मैं इसको ट्रॉपिकल लिख रहा हूँ। ट्रॉपिकल का अब आप लोग जानते हो हिंदी, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ये वाला पार्ट बोला जाता है शीतोष्ण, मतलब टेम्परेट, ठीक। अभी मैं आगे ट्रॉपिकल और ये यूज़ करूँगा, ये सारे वर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये है, इसको समझो, ये रहा, इन्होंने लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार की तो हमें पता है कि वो जो सदाबहार हो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होंगे? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऐसे वन जो हमेशा बनते रहते हैं, वो हमारे होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे अमेजन के वन, अमेजन के वन ऐसे हैं जो पृथ्वी के फेफड़े बोले जाते हैं। क्यों फेफड़े बोले जाते हैं? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ठीक, और अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का सीन ऐसा होता है, सुबह 8 बजे बादल बनना शुरू होंगे, सुबह 12 बजे बादल बन जाएंगे, ठीक है, और सुबह मतलब दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक बारिश होनी ही होनी है, ये तय है, ठीक है, ये फिक्स है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब देखो, ये तो अमेजोन वन है, यहीं पे एक वन और होता है जिन्हें बोलते हैं कॉन्गो। अब बताना आप लोग बताओगे कमेंट में कि कॉन्गो कहाँ है, ठीक, कॉन्गो नदी कहाँ बहती है और कॉन्गो के वन कहाँ है, ठीक है। आते इसी में उष्णकटिबंधीय में ही आते हैं पर्णपाती वन, जो हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, जैसे नीम, आम, ये क्या होते हैं, एक टाइम पे पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि पतझड़ में लगती है इन्हें गर्मी, पानी मिलता नहीं है, तो पत्ते देंगे गिरा। पत्ते जब नीचे गिर जाएंगे क्या होगा? इनका जो है वाष्पोत्सर्जन कम होगा, इनके से पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पत्ते पानी ज़्यादा चूसते हैं। उतने दिनों ये सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद फिर से नए पत्ते आ जाएंगे, ठीक है। तो मानसूनी वन बोले जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये मानसून के टाइम हरे भरे खिले रहते हैं, उसके बाद ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो जैसे सागवान है, नीम है, आम है, ठीक है, जामुन है, ये सब हमारे इसमें पर्णपाती में आते हैं। फिर आता है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी को बाद में समझते, पहले हम शंकुधारी वन समझ लेते हैं। भूमध्य सागरी क्योंकि उस पर चला जाएगा, ठीक है। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन मतलब वो वन होते हैं जो टैगा वनस्पति बोली जाती है। मतलब ये वो जगहों पे मिलेगा जहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड, जैसे कनाडा। अब जो कनाडा कहाँ है, कनाडा कहाँ है? कनाडा है उत्तर अमेरिका में, ठीक है, कनाडा में, कनाडा में मिलेगा। मोस्टली आप देख सकते हो कि जो यूरोप वाला एरिया है, रशिया वाला एरिया है, वहाँ पर ऐसे वन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान देना, जो लकड़ी की बात हो रही है, मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे कठोर लकड़ी इसकी होती है। इसके जो वृक्ष की लकड़ियाँ होती हैं सबसे कठोर होती हैं, ठीक, इनका यूज़ किया जाता है फर्नीचर में। उससे कम कठोर इसकी होती है, और सबसे कम कठोर इसकी होती है नरम। अखबारी कागज़ का मतलब होता है ऐसा कागज़ जिसके जो छाल है उसको उतार के तुम उसको अखबार की तरह यूज़ कर लो, ठीक है, ऐसा इतना पतला, ठीक। और यहाँ की जो छाल होती है, इस पेड़ को काटना ही मुश्किल है, क्योंकि इस पेड़ की तो मोटाई ही इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटाई होती है इनकी, ठीक है। और उससे हम लोग के ये मीडियम वाले होते हैं, ठीक। अब भूमध्य सागर की बात कर लेते हैं। भूमध्य सागर कहाँ पे है पहले तो ये ध्यान रख, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता भूमध्य सागर कहाँ है तो भूमध्य सागरी वन मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर है भूमध्य सागर। आपके पास अगर मैप हो तो आप मैप लेके बैठो, मैं मैप बार बार बनाऊंगा नहीं, आगे आने वाले क्लासेस में मैं और डिस्कस करूँगा जब मैप, तो बाकी और समझ में आएगा। बट भूमध्य सागरी वन वो होते हैं जो भूमध्य सागर के पास पाए जाए। भूमध्य सागर अफ्रीका के जस्ट ऊपर, ठीक, अफ्रीका मैप में बिल्कुल सामने दिखाई दे जाता है, यूरोप के नीचे अफ्रीका के ऊपर, वहाँ पे है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी वनों की विशेषता क्या है पता है? पता है क्या है कि यहाँ पे जो खेती है, चलो खेती की बात बाद में करेंगे, पहले भूमध्य सागर की बात समझते हैं कि यहाँ पे जो फल लगाए जाते हैं ये खट्टे होते हैं, ठीक, क्योंकि खट्टे ही फल यहाँ पे उग पाते हैं, ठीक। फिर इन खट्टे फलों से बनती है वाइन, ठीक, शराब। तो अंगूर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें संतरे मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें नींबू मिलेंगे, ठीक है, ये सब भूमध्य सागर की फसलें हैं, ठीक, खट्टी। तो इन्होंने कहा है विश्व का फल उद्यान, ऐसा उद्यान, फल उद्यान जहाँ पे फल पाए जाते हैं और मोटी छाल इन वृक्षों की होती है, ठीक।
अब भूमध्य सागर के जो वृक्ष है आपको इटली में मिलेंगे, ठीक है, यूरोप के नीचे वाले जो पार्ट है वहाँ मिलेंगे, जर्मनी में मिलेंगे, ये सब भूमध्य सागर वाला इलाका है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ। अब क्या होता है जब यहाँ पे जैसे ये जंगल है, ऐसे समझो यहाँ पे मैंने पहले भी ये चीज़ को बताया है, ये है हमारा जंगल, ठीक, अमेज़ॉन मान लो ये, ठीक है, जंगल है, और इस जंगल के पास में है ये डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, ये हमारा जंगल और ये हमारा डेजर्ट, तो इसके बीच का जो पार्ट है ये बोला जाता है हमारा कटीली झाड़ियाँ या घास स्थल। ठीक, कैसे, शेर देख रहे हो आप, आपने बचपन में अगर डिस्कवरी चैनल देखा है तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जो जितने भी वीडियोस होते थे जितने भी वीडियोस हैं डिस्कवरी चैनल पे पड़े हुए हैं वो सब पड़े हुए हैं इसके सवाना, कंपोज और लानोस के। ठीक, क्योंकि यही एक फील्ड है जिसे हम लोग सही मायने में जंगल बोलते हैं। यहीं पे जेब्रा पाया जाता है, यहीं पे हाथी पाया जाता है, यहीं पे शेर, गैंडा, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय होते हैं। अब उष्णकटिबंधीय मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी का कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। इसके अंदर जो घास का मैदान बनेगा उस मैदान को बोलते हैं हम लोग क्या, उस मैदान को हम लोग नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय घास मैदान। उष्णकटिबंधीय घास मैदान में आता है सवाना, कंपोज और लानोस। ठीक, अगर आपके पास मैप है तो ज़रूर बना लेना, मैं एक ही बार में बता देता हूँ। यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यह है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक, यह हमारा अफ्रीका, ठीक, यह है हमारा भूमध्य सागर, यह है हमारा भूमध्य सागर, ठीक है, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, रफ है, इसको बहुत सीरियस मत लेना, ठीक, बहुत सीरियस है, इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। यहाँ पर बात आती है ये, अब सवाना पाया जाता है यहाँ पे, ठीक, यह है सवाना, सवाना, सवाना का घास स्थल। ठीक, लानोज और कंपोज पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, लानोज, कंपोज। बताने को तो मैं तुम्हें अभी बहुत बता दूं, मतलब इतना बता सकता हूँ कि जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड बता दूं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है, यहाँ पर दूसरा है जिसको हम लोग प्रेरी पंपास बोलते हैं, प्रेरी यहाँ पे है, वो भी मैं उतना डेप्थ में जाना नहीं बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नहीं जाना है, क्योंकि एक चीज़ होती है जैसे बोलते हैं कि हद से ज़्यादा नॉलेज भी काम नहीं आता है वहाँ पे। ठीक, तो ये सवाना है, लानोज और कंपोज। मैंने तुम्हें फिगर दिखा दिया, मैप अपने पास जरूर रखा करो और ये बनाओगे तभी आएगा, ये देखने से या रटने से नहीं आएगा, इस थ्योरी से तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, शीतोष्ण की बात करते हैं। शीतोष्ण, टेम्परेट, टेम्परेट क्या होगा तुम जानते हो, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट होता है, मकर रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है वो टेम्परेट होता है। मतलब यहाँ पे मकर रेखा के नीचे वाला पार्ट टेम्परेट और ये वाला पार्ट टेम्परेट, टेम्परेट मतलब ये शीतोष्ण वाला। ठीक, ये उष्ण वाला यहाँ पे होता है। ठीक, टेम्परेट ये नीला नीला होता है। अब इन्होंने नाम दे रखे हैं प्रेरी, स्टेपीज, पैम्पास, वेल डाउन्स। इनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैप में देख लो प्रेरी कहाँ होता है। ये है हमारा प्रेरी, प्रेरी इंग्लिश में और हिंदी में इनके नाम में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, प्रेरी। यहाँ पे होता है हमारा पंपास, पंपास, ठीक, पंपास। ठीक, यहाँ पर होता है हमारा वेल्ड, वेल्ड। यहाँ पर होता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है। ठीक, जो स्टेपीज का होता है, स्टेपीज यहाँ पे होते हैं। ठीक, क्योंकि इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही नाम होंगे। ठीक है, स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक, डबल इजेड होता है। ठीक, स्टेपीज। चलो आगे बात करते हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ जो कि नॉर्मल सी बात है, रेगिस्तान के कैरेक्टर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें कुछ बहुत नहीं। फिर आती है टुंड्रा वनस्पति, जो ध्रुवी देश होते हैं, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ही जो वनस्पति पाई जाती है वही है ध्रुवी। इसमें काई और लाइकेन भी शामिल होते हैं। ठीक, लाइकेन को किसके बीच की कड़ी माना गया है, ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी चैप्टर है और बस उसके बाद क्लियर खत्म। देखो ये इस फिगर से याद कर लेना, ये तुम्हें जल्दी याद होगा। इसमें जो ये नीले नीले मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर दे दूँ, ये जो नीला नीला है ये आपका टेम्परेट, टेम्परेट। अभी मैं इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक, और जो लाल वाला है ये हमारा आपका ये उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर बचा है मानव पर्यावरण और बस्तियाँ, कि मानव जहाँ पे रहते हैं वहाँ अपनी बस्तियाँ कैसे बनाते हैं। अमेज़न बेसिन है जहाँ एनाकोंडा के लिए फेमस है, बट यहाँ पे लोग क्यों से रहते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, तो इनका रहने का, खाने का जो फूड है वो होता है कसावा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो इस तरीके की चीज़ें होती है लोकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक है मलोका, मलोका क्या है, इनका घर। क्वेश्चन बन सकता है कि अमेज़न बेसिन के लोग कसावा खाते हैं और मलोका में रहते हैं, या दूसरा स्टेटमेंट अमेज़न बेसिन के लोग मलोका खाते हैं और कसावा में रहते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो। यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा, मलोका पढ़ के गए हो, यहाँ से तो आप कसावा,
इसलिए फिगर ज़रूरी होता है, फिगर बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है। जैसे कसावा है, कसावा ये शुगर कैन है, उसको शुगर कैन बता रहा हूँ, गन्ना होता है शुगर कैन, ये शुगर पोटैटो जैसा होता है, ठीक है। और मलोका आपके ये घर होते हैं रहने वाले। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में लोग कैसे रहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में सबसे ज़्यादा तो मैं बता दूं उपजाऊ मैदान है, इसी कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो सबसे ज़्यादा है। 6th वाली एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उसे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुख्य फसल क्या है? यहाँ पे धान और चाय उगाई जाती है, क्योंकि पानी की, ताकि यहाँ की ज़मीन ही ऐसी है, यहाँ पे पानी खूब मिलता है, ठीक। पानी का यूज़ करो और धान और चाय उगाओ, ठीक। असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, दार्जिलिंग को हमारा जीआई टैग प्राप्त है, सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग को 2007 के आसपास। जीव क्या होता है यहाँ पे? अब देखो, कल मैंने आपको बताया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना था कि कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये रहा एक सींग वाला गैंडा, ये दुर्लभ है, ठीक। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आप बताओगे, ठीक है? इन्हीं में से कहीं पे, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहीं पे है, ठीक। अब आता है ये बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर भी यहीं पे पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के डेल्टा में ही पाया जाता है, सुंदरवन का टाइगर रिजर्व, ठीक। उसी पे बंगाल टाइगर को रखा गया, क्योंकि बंगाल टाइगर लगभग लुप्त हो चुके हैं, मतलब लगभग लुप्त ही हो चुके हैं, इसीलिए उनको बचा के रखा गया है, ठीक है। बस इतना बस्तियों से हमें याद रखना था। ओवरऑल हमने सब पढ़ लिया। ध्यान देना कि जो पीपीटी है उसमें हिंदी में लिखा हुआ है और मैंने इंग्लिश में अलग से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिल जाएगा। और हिंदी को थोड़ा सा आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब हिंदी वालों को इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश वालों को हिंदी में नहीं। और इन वाले इनको ज़रूर से पढ़ा करो, क्योंकि इसमें ये चीज़ें बनी होती हैं ये जल्दी दिमाग में बैठती हैं। मैं साथ साथ आपके सामने इसलिए बनाता हूँ, चाहूँ तो मैं भी तुम्हारे सामने ऐसा ला के ये कर सकता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन करूँ, बट पढ़ाना अलग चीज़ है, ठीक है। अब आता है सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो आपके लेटेस्ट वीडियोज़ हैं और आपकी जो लेटेस्ट नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। और सर ने विजुअल आर्ट की भी वीडियो डाल दी है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। और विजुअल आर्ट के जो आगे के पार्ट है, आगे की क्लासेस है, वो भी आ जाएंगे। और इसका जो क्लास 8th का टॉपिक बचा हुआ है वो भी हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी ज्योग्राफी जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। और जिसने 6th वाला नहीं देखा है, 6th वाला ज़रूर देख लो, और जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दो, और उसके बाद 7th वाला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर सच अमेजिंग दिस कॉन्टेंट।